और हालचाल आशीर्वाद है आपका, मेहनत करिए, रंग लाएगा। अच्छा, मेहनत हमेशा आपने संघर्ष किए हैं तो राजनीतिक जीवन में आपने बहुत, आपका भरोसा जितना हो मेरे हाथ में है। कार्यकर्ता तो आपके साथ है, कार्यकर्ता कहाँ भागे हैं, कार्यकर्ता आपके साथ कहाँ भागे, जनता यानी जनार्दन के हाथ में है। वो तो जनता मानती है ना, वो तो जनता ही सब कुछ करती है। सही है, अपना कर्तव्य हमेशा भावना ही अच्छा होना चाहिए। करता रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस शख्सियत को एक दूसरे शख्सियत में जोश भरते हुए सुने हैं, वही हैं नगर पंचायत दोहरी घाट के चेयरमैन वेदाना सोनकर। और वो जोश भर रहे हैं मधुबन विधानसभा से प्रत्याशी रहे भरत भैया का। भरत भैया एक सामान्य शख्सियत नहीं है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण मधुबन विधानसभा क्षेत्र है। जब उनको भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विद्रोह किया और भाजपा के प्रत्याशी रामविलास चौहान के खिलाफ बिगुल बजा दिया। ये अलग बात है कि रामविलास चौहान के पिता राज्यपाल फागू चौहान जी का विधानसभा क्षेत्र रहा है, जिन्होंने अपनी राजनीति का वहां से प्रारंभ किया था। इस तरह से रामविलास चौहान चुनाव जीत गए। रामविलास चौहान के चुनाव जीतने के पीछे फागू चौहान जी के पुराने रणनीतिकारों ने जो रणनीति बनाई, उसका फ़ायदा तो रामविलास चौहान को मिल गया, लेकिन भरत भैया का भी कद बढ़ा, क्योंकि वो राज्यपाल जी के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने भाजपा को सासत में डाल दिया था। उनका जब जुलूस, उनका कारवां निकलता था तो ऐसा लगता था कि भरत भैया ही ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन कहा गया है कि भीड़ और मतदान दोनों अलग अलग चीज़ है। जब मतदान पे जाकर ये भीड़ अपने अधिकार से सुशोभित और सम्मानित करे, तब ये माना जाएगा कि आप जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया भरत भैया के साथ। क्या भरत भैया के सीने में आज भी भाजपा का प्यार उफान ले रहा है? क्या भरत भैया भविष्य में भाजपा में जा सकते हैं? क्या उन्हें भाजपा बुलाएगी? सारी बातें भरत भैया ने जनगढ़ की आवाज़ पर अपने जन्मदिन पे कहा। वे अपने जन्मदिन पे दोहरी घाट के आजमगढ़ मोड़ स्थित देवी मां मंदिर में दर्शन करने आए थे और इसी दौरान उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया और वो एक मिठाई की दुकान पर बैठ करके लोगों से विचार विमर्श करने लगे और उनके समर्थक उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान कर रहे थे। अब आप लोग भरत भैया जी को सुने। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भरत भैया ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी साक्षात्कार दिया है। हुआ तो मैं मधुबन की जनता को चुन लिया, पार्टी से प्रतिबद्धता थोड़ी देर के लिए तोड़ा। मुझे लगा कि नहीं, उसके बाद चुनाव के बाद, अब तो चुनाव के बाद चुनाव के बाद भी संपर्क में पार्टी के बहुत सारे श्रेष्ठ लोग और नेतृत्व के लोग हैं, ऐसा नहीं है। हालचाल लोगों ने लिया, बातचीत किया। भाजपा के लिए दीपक जल रहा है कि मैं भाजपा में जाऊँ। अब राजनीति संभावना की खेल है, मैं आपसे ये कह सकता हूँ। मधुबन विधानसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन। जब आप चुनाव लड़े थे भाजपा के विरोध में अपने अधिकार के लिए, तब आपके मधुबन विधानसभा के आपके समर्थक का रूप क्या था और अब आपके मधुबन विधानसभा के समर्थकों का क्या रूप है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और सभी अपने देवतुल्य जनता जनार्दन को, आज 3 जुलाई को मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के इस पावन बेला पर मैं दोहरी घाट विधानसभा मधुबन के अंतर्गत 2 हरियों की पावन धारा पर माता लाहौरी जी के चरणों में माथा टेका हूँ। आप सभी को अपने जन्मदिन के इस पावन अवसर पर प्रणाम करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। रही बात विधानसभा चुनाव पर आप चर्चा करना चाहते हैं, जो चुनाव बीत चुका है, लेकिन जब मैं चुनाव मैदान में आया तब भी हज़ारों कार्यकर्ताओं का स्नेह प्यार और हुजूम बिल्कुल समर्पण से मेरे साथ निस्वार्थ भाव, अपने तन मन धन के समर्पण से खड़े थे और आज भी उनका स्नेह प्यार मेरे साथ वैसे ही बना हुआ है। तो वो जो भीड़ थी, जो लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा हुजूम चल रहा है आपके साथ, वो हुजूम तो आपको जिताने के लिए पर्याप्त था। आप तो हुजूम देख रहे थे ना? निश्चित रूप से लगभग 12 वर्षों से लगातार मैं इस विधानसभा मधुबन में जन सामान्य के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचारधारा पर जो मैं लगभग 2.5 दशक से काम कर रहा हूँ, 25 वर्ष से,
उसमें से 12 वर्ष इस विधानसभा को समर्पित किया था और पिछले 2017 के चुनाव में भी हम लोग टिकट से वंचित रह गए थे। 2022 में जब यहाँ के सिटिंग विधायक दूसरे दल में चले गए थे तो जन सम्मान ये चाह रहा था, हज़ारों कार्यकर्ता चाह रहे थे, पूरी पार्टी की फोरम चाह रही थी और कि मैं इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से प्रत्याशी बनूं और चुनाव लड़ूं और जनता मुझे हाउस में भेज करके इलाके के विकास का रास्ता प्रशस्त करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व उस विषय को अंतिम समय नहीं समझ पाया और टिकट से हम लोग वंचित हुए। तो जो हज़ारों का हुजूम चल रहा था, जिसको आप कहना चाहते हैं अपने शब्दों में, वह हुजूम, वह सारे कार्यकर्ता, पूरे पार्टी के फोरम, सभी मंडल अध्यक्ष, सारे अनुसांसगिक उसके जो संगठन है उसके कार्यकर्ता, सब लोग मिलकर के निर्णय लिए चुनाव लड़ने के लिए। कार्यकर्ताओं के निर्णय के साथ मुझे अपने को बांधना पड़ा और चुनाव मैदान में हम लोग उतरे। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से जो यहाँ चुनाव मैदान में हम लोगों ने अपने भाग्य को आजमाया, वह एक हम सब के जीवन में 25-26 साल की प्रतिबद्धता के बाद संघर्षपूर्ण समय था, लेकिन जनता का स्नेह और प्यार, कार्यकर्ताओं का सहयोग उसको समझ में नहीं आने दिया। अब आप कहना चाहते हैं कि वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो 8,011 वोट मुझे विधानसभा में मिले। उसके बाद जो हुजूम था, जो भीड़ थी या जो बहुत लंबी कतार थी जनता की, वह अपने विवेक से लोकतंत्र में अंतिम समय में मतदान का प्रयोग किया होगा। मैं उसको भी सलाम करता हूँ। लोकतंत्र तो जनादेश को सम्मान करना चाहिए और मैं 8,000 को ही 80,000 मान रहा हूँ। वो 8,000 कभी 80,000 1 लाख में तब्दील हो जाएगा। एक सफल और मजा हुआ नेता हर नकारात्मक चीज़ को सकारात्मक ही लेता है जी। अब इस समय आप कहाँ हैं? क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा का बहुत बड़ा स्तंभ, बहुत बड़ा संरक्षण, बहुत बड़ा आपको संवर्धन आपसे समाप्त हो गया है? हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में राष्ट्रीय नेतृत्व ने दल बदल के आधार पर टिकट दिया, मधुबन में प्रयोग किया, उसको भी स्वीकार किया था। 2012 के चुनाव में ये सीट समझौते में चली गई थी, उसको भी स्वीकार किया था और 2022 में ऐसे व्यक्ति को टिकट पार्टी ने दिया जिन्होंने वंशवाद के आधार पर टिकट को हासिल किया। मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के 5 गांव को न वो जानते थे, न 5 कार्यकर्ताओं को पहचानते थे, न उनका क्या नाम है उनका? रामविलास चौहान जी जो यहाँ से मिले हुए, तो उनको टिकट देने के बाद कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश था, जनसम्मान में काफ़ी आक्रोश था। भाजपा में तो कहा गया है कि वंशवाद को बढ़ावा नहीं, तो वंशवाद के आधार पर जो अंतिम निर्णय दिल्ली में कोई बड़े नेता ले लिए होंगे, जो कि पूरी फोरम मुझे चाहती थी कि टिकट हो जाए, मंडल से लेकर, जिला से लेकर, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से लेकर, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर, यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे कि मैं लड़ूँ चुनाव, लेकिन दिल्ली से टिकट रुका गया। तो वह कार्यकर्ताओं का आक्रोश, जनता के बीच में आक्रोश हम सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और चुनाव हम लोग लड़े। अब आप का जो प्रश्न है कि भाजपा का संरक्षण या भाजपा का बहुत बड़ा स्तंभ है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में रोज़ मजबूत होती जा रही है और हम लोग उस परिवार में 25 से 26 साल सक्रिय राजनीति किए हैं। तो उसका संरक्षण अगर हटा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके प्रति जवाबदेह कौन है? उसके प्रति जवाबदेह वो लोग हैं जो दिल्ली में बैठ कर के अंतिम समय वंशवाद के आधार पर, पूंजीवाद के आधार पर टिकट कुछ जगहों पर वितरित कर देते हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का, जनता की भावनाओं का कदर नहीं कर पाते हैं और उस संरक्षण हटने के बाद हम लोग तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तभी जनता के प्रति प्रतिबद्ध थे और आज भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण हटने के बाद भी विधानसभा मधुबन सहित इस मऊ जनपद में लोकतांत्रिक राजनीतिक तरीके से अपनी भूमिका को हम लोग निभन कर रहे हैं। जनता के सुख दुख समस्या पर सहभागी रहेंगे। जन समस्याओं में जब बाढ़ का मामला हुआ था तो उसमें आपने बहुत बड़ी मदद किया था। मैं आपसे कहूं कि बिनटोलिया ही नहीं, मैं यहीं पर बगल में जहां बैठा हूं दोहरी घाट में, दोहरी घाट से आगे पड़ता है नई बाज़ार, हरदौली, चिट्टी डाँड़, भगवान चक, नौली सहित मादी सिपा, मैं कोलोर भवानी जी का दर्शन करके आ रहा हूँ। वहाँ तक जब भी बाढ़ की समस्या आई
पूरी बिंटोलिया, धर्मपुर से लेकर सिसवा से लेकर बखरिया से लेकर खैरा से लेकर दर्जनों गांव जब चक्की मौसा रोहित तक जब जलमग्न हो जाते हैं तो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि या चुनाव लड़ने वाले नेता जनता के बीच में देखते नहीं हैं। लेकिन 12 साल से कभी वो समय नहीं आया जब मैं जनता के सुख दुख समस्याओं पर या उनके आए हुए आपदा पर मैं खड़ा दिखाई न पड़ूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में था तब भी और आज नहीं अगर हूं तब भी खड़ा दिखाई पड़ूंगा। वैसे जनगढ़ की आवाज़ की बहुत इच्छा है कि आपका सत्कार किया जाए। आप एक योग्य भरत हैं और आपके साथ भरत जैसी स्थिति कर दिया गया, आपको खड़ाऊ प्रदान कर दिया गया, लेकिन आपके यहाँ समर्थक बहुत खड़े हैं। मैं इनका समय नष्ट नहीं करूँगा कि इनका अपार स्नेह है। बस अंतिम सवाल है, बस उसको शार्ट में बताइएगा कि जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के पदाधिकारियों के विंग ने जब प्रत्याशी का विरोध किया, नाराजगी थी, तो चुनाव जिताता कौन है? चुनाव तो पदाधिकारी जिताता है, कार्यकर्ता जिताता है, तो फिर वो कैसे रामविलास जी को जिता दिया? एक तो चुनाव को अपने धन बल से प्रभावित करने का उन्होंने प्रयास किया, इसका मतलब कि विरोध सही नहीं था। और दूसरा यह रामविलास चौहान का चुनाव नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का ध्रुव था वह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा था। मुझे लगा होगा देवतुल्य अपने नागरिकों को, चाहने वाले लाखों लोगों को लगा होगा कि भरत भैया के पास उतना वोट नहीं हो सकता है कि इनको वोट देने से इनका विजय प्राप्त हो सकता हो। अंतिम समय में उनके दिल दिमाग में ऐसा बैठा होगा कि कहीं दूसरा दल चुनाव न जीत जाए, इस नाते बीजेपी की तरफ वोट कर दिए होंगे। अच्छा, अब अगर आपको बीजेपी में बुलाया जाए तो आपकी जाने की इच्छा है? राजनीतिक संभावनाओं की खेल है और आप जैसे भाइयों का जो मार्गदर्शन मिलेगा उसे स्वीकार किया जाए। भाजपा ने फिर आपसे संपर्क किया? निश्चित रूप से चुनाव के पहले 2-4 दिन पहले चुनाव के टिकट घोषित होने के बाद तो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लोगों ने संपर्क नहीं किया, लेकिन चुनाव 3-4 दिन रह गया तो सब लोगों ने संपर्क किया। अब वहां से बैक होना लोकतंत्र में अपने जनसम्मान में विश्वासहीनता होने के बराबर था। हुई किसी त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबाइएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।